जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। सो बच्चों, एनडीए 1 2025 एंड सीडीएस 1 2025 के फ्री बैच की ये पॉलिटी की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो अपनी क्लास में आज की क्लास में बात करने वाले हैं, द टॉपिक विल बी ऑन प्रेसिडेंट पावर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 पॉलिटी का पार्ट 5 यूनियन, उसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की क्लासेस मैंने स्टार्ट करी थी। उसमें हमने क्वालिफिकेशन, उनके टर्म वगैरह, रेजिग्नेशन वगैरह, उनके रिमूवल, ये हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था। अब आज की क्लास में उसी को कैरी करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की पावर्स की। तो इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 यूनियन, चैप्टर का नाम है यूनियन, आर्टिकल्स 52 टू 151 इस चैप्टर में आते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट पावर्स। बच्चों देखो, जब हम राष्ट्रपति की पावर्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में दिया हुआ है, जबकि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में क्या लिखा है? ओनली पावर्स एंड फंक्शन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक है, जब हम प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करते हैं तो बिकॉज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का वो नॉमिनल हेड है। तो भले ही ये पावर हम राष्ट्रपति की पढ़ रहे हैं, बट प्रेसिडेंट अपनी सभी पावर का इस्तेमाल किसके कहने पर करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हेड पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की टीम के एडवाइस पर ही राष्ट्रपति अपने इन सब पावर्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर में हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। अब जब एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव का मतलब हिंदी में होता है कार्यकारी शक्ति। अब जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट। क्या ध्यान रखना है बेटा? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे अंडर आर्टिकल 74, अंडर आर्टिकल 76, अंडर आर्टिकल 148, आर्टिकल 315, आर्टिकल 324, या फिर आप कह सकते हैं आर्टिकल 124। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हो गया, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखागार, यूपीएससी, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ऑल दी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट करता है, चाहे वो गवर्नर हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, यूपीएससी के मेंबर्स हो, एनएचआरसी के मेंबर्स हो, एजीआई हो, पीएम हो, ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है। और भारत का दूसरे देशों के साथ जो भी समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, इट विल बी ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव पावर में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट वर्ड अगर आपको याद है तो आपको बस ये आर्टिकल्स ध्यान रहेंगे, तो यू विल इजीली कम टू नो कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति की कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट। अब ये तो एक बेसिक चीज थी। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, अब हम बात करते हैं द लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, थोड़ा बेटर लिख देते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। अब आपके मन में आएगा सर लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, तो मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी से संबंधित पावर। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, तो हम बोलेंगे लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति की लोकसभा राज्यसभा को लेकर के जो पावर्स हैं उन्हें ही कहा जाएगा लेजिस्लेटिव पावर। और इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स हैं ये राष्ट्रपति की। ठीक है, चलिए अब क्या क्या पावर्स हैं तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं आर्टिकल 85, अंडर आर्टिकल 85 जब हम राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्ति की बात करते हैं, विधायी शक्ति मतलब लोकसभा राज्यसभा को लेकर के उसकी क्या क्या पावर है, उसमें सबसे पहला मैंने आर्टिकल लिखा आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पता होगा जो पार्लियामेंट है ना बेटा,
पार्लियामेंट यानी कि संसद, तो संसद की 3 बैठक होती है। संसद साल में 3 बार बैठती है। पार्लियामेंट 12 महीने थोड़ा ना चलती है, पार्लियामेंट साल में 3 बार बैठक होती है, उसको कहते हैं हम सेशन। तो उसमें जो पहला सेशन है, पहला सेशन होता है बजट। दूसरा सेशन कौन सा होता है, आप कहेंगे मॉनसून। और तीसरा सेशन कौन सा होता है, दैट इज विंटर। तो 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। तो ये जो सेशन होते हैं, ये क्लास मान लो, ये जो क्लास चलेगी बजट के दौरान, मॉनसून के दौरान, विंटर के दौरान, तो ये जो बैठक है, इन बैठकों को, इन सेशंस को बुलाने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा, उसे कहते हैं सम्मन। सम्मन या फिर नोटिस। ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि संसद की इन बैठक को बुलाने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सम्मन और नोटिस, यानी कि टू कॉल द सेशन। अगर हमने संसद की बैठक को बुलाने के लिए एक नोटिस जारी किया कि किस दिन संसद का सेशन स्टार्ट होगा, तो संसद को बैठक को एंड करने के लिए भी एक नोटिस जारी किया जाता है, उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। ध्यान से सुनना, मैं इसके आगे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, आई एम राइटिंग, पहला यहां पे टू कॉल द सेशन, टू कॉल द सेशन, ये टू एंड द सेशन, टू एंड द सेशन। बात समझ में आई। अगर सेशन बुलाना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति नोटिस जारी करेगा कि सेशन की शुरुआत किस तारीख से होगी। सेशन को एंड करना है तो एंड करने के लिए भी राष्ट्रपति ही नोटिस जारी करेंगे कि वो कब एंड होगा, और इसको कहते हैं सम्मन, इसको कहते हैं प्रोरोगेशन। अच्छा, इसी में एक और पावर आपको ध्यान रखनी है, 85 में ही एक और पावर है राष्ट्रपति की, डिसोल्यूशन। अब आपके मन में होगा डिसोल्यूशन क्या, तो आप ध्यान रखें, डिसोल्यूशन का मतलब हाउस, लोकसभा। डिसोल्यूशन क्या, लोकसभा। यानी कि आपको मैं थोड़ा और बता देता हूं, मैंने आपको बेसिक्स क्लास में क्या बताया था, आप ध्यान रखना। मैंने आपको बेसिक्स क्लास में यह पढ़ाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है लोकसभा से बाय मेजॉरिटी, बाय मेजॉरिटी, याद है। तो यही मेजॉरिटी अगर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार बनी है, तो अगर सरकार अपनी ये बहुमत खो दे तो हम कहते हैं लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग। लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार प्रेसिडेंट का है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व लोकसभा, तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85। तो अगर हम इस राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर में पहली पावर पढ़ते हैं तो ध्यान रखें, आर्टिकल 85 में 3 चीजें आ रही हैं, सेशन बुलाना यानी कि सम्मन, सेशन एंड करना यानी कि प्रोरोगेशन, और अगर लोकसभा डिसॉल्व करने की बात आती है तो भी राष्ट्रपति ही लोकसभा डिसॉल्व करेगा। और लोकसभा डिसॉल्व कब होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी खो दे। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये राष्ट्रपति की पावर समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अगली पावर, राष्ट्रपति की अगली पावर में है आपका आर्टिकल 86, आप मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल 86। और आर्टिकल 86 क्या कहता है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। आर्टिकल 86 में देखो, प्रेसिडेंट क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है लोकसभा राज्यसभा को, वो एक सुपरवाइजर की तरह है। मैं इनफॉर्मल वे में बोल रहा हूं, मींस राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि लोकसभा राज्यसभा में जो बिल्स हैं वो तरीके से चलते रहें, उस पर एक्शन हो लेती रहे लोकसभा राज्यसभा। अगर कोई पर्टिकुलर बिल पेंडिंग हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वह लोकसभा और राज्यसभा के पास मैसेज भेज सकती है, टू सेंड अ मैसेज ऑन एनी पेंडिंग बिल, ऑन एनी पेंडिंग बिल। यानी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी पेंडिंग बिल को लेकर के मैसेज भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा। ये है उसकी लेजिस्लेटिव पावर नंबर 2, आर्टिकल 86। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अगली आर्टिकल 87, थर्ड लेजिस्लेटिव पावर क्या है। तो थर्ड लेजिस्लेटिव पावर में आता है कि जब भी संसद की बैठक होती है साल में 3 बार, तो पहली बैठक सेशन यानी कि द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब
संसद बैठती है साल में पहली बार, तो पहला सेशन कौन सा होता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं बजट सेशन। तो जो बजट सेशन होता है, उस बजट सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति अपनी स्पीच के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति अपनी, प्रेसिडेंट जो है, अपनी स्पीच के द्वारा उस सेशन की शुरुआत करता है। ये आर्टिकल 87 में लिखा है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, साल का जो पहला सेशन होगा, हर साल, इसका मतलब साल के पहले सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति की स्पीच के द्वारा होती है। ध्यान रहेगा, यानी कि द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर स्टार्ट्स विद द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज और, जब भी प्लस, यहां पर प्लस लिख रहा हूं, जब भी नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा का जो पहला सेशन होगा, ध्यान देना मैंने क्या बोला, नई लोकसभा का मतलब लोकसभा के इलेक्शन, और मानो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं सितंबर में, तो लोकसभा की जब आएगी तो उसका पहला सेशन होगा विंटर, बजट नहीं होगा। मानो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं मई में, तो लोकसभा का जो, नई लोकसभा का जो पहला सेशन होगा वो होगा मॉनसून। तो नई लोकसभा का जो पहला सेशन होता है, यानी कि हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे 2004, 9, 14, 19, 24। तो जब जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तब तक आपको ध्यान रखना है कि एक बार तो स्पीच दी होगी, पहली स्पीच आप प्रेसिडेंट ने दी होगी बजट के दौरान, बजट सेशन के दौरान, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और क्योंकि उसी वर्ष लोकसभा के चुनाव भी हुए, तो फिर उस साल एक बार स्पीच और देनी पड़ी होगी प्रेसिडेंट को, क्योंकि नई लोकसभा का पहला सेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो जब जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उस साल राष्ट्रपति जो है वो 2 बार स्पीच देते हैं, अदरवाइज हर साल का पहला सेशन तो स्पीच देनी ही देनी है। और ये दोनों ही पावर आर्टिकल 87 में मेंशन है। क्या ये क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि हर साल के पहले सेशन की शुरुआत, यानी कि पहला सेशन माने बजट की शुरुआत, राष्ट्रपति अपनी स्पीच के द्वारा करता है, ठीक है। इसके अलावा नई लोकसभा जब भी आती है, तो नई लोकसभा आती है 5 साल में, तो हर 5 साल में जब नई लोकसभा आएगी, तो उसके पहले सेशन की शुरुआत भी प्रेसिडेंट अपनी स्पीच के द्वारा करेगा। क्लियर है? चलिए, ये तो आपकी पावर हो गई। अगली पावर पे चलते हैं। ओके, देखो बेटा, राष्ट्रपति की पावर नंबर 4, और पावर नंबर 4 में आर्टिकल है 108। अब ये आर्टिकल 108 क्या है? तो ये ध्यान रखें कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा में बिल को लेकर डेडलॉक हो जाए, बेटा, क्या हो जाए? डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक का मतलब क्या है? अगर एक वन हाउस बिल को पास करने से मना कर रहा है, बिल को पास करने से मना कर रहा है, बिल को अमेंड करने से मना कर रहा है, या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, कभी कभी लोकसभा राज्यसभा में ऐसा रेयरली होता है, वैसे अगर हो जाता है कि बिल को लेकर डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी एक हाउस में एक हाउस बिल को पास करने से मना कर दे। भाई, एक हाउस ने बिल पास किया तो दूसरे हाउस ने बिल को पास करने से मना कर दिया, अमेंड करने से मना कर दिया, या एक्शन नहीं ले रहे हैं वो उस बिल पर, वो हाउस एक्शन नहीं ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी बनती है। तो प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सेशन। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एक ज्वाइंट सेशन के लिए नोटिस जारी करेंगे, और आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन आता है। ज्वाइंट सेशन में, अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, अलग से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। लोकसभा और राज्यसभा ये 2 हाउस हैं। लोकसभा में जो मॉनिटर होता है उसे कहते हैं बेटा स्पीकर, राज्यसभा जो मॉनिटर होता है उसे कहते हैं चेयरमैन। तो जो स्पीकर लोकसभा में है, इसके अंडर में एक डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट होता है, सबका इलेक्शन होता है। चेयरमैन के अंडर में एक डिप्टी चेयरमैन का भी इलेक्शन होता है। तो लोकसभा में एक मॉनिटर है, उसका नाम स्पीकर, और एक डिप्टी स्पीकर। ऐसी राज्यसभा में एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन। लोकसभा में बिल आया, एक फिर बाद में राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में बिल आया, लोकसभा जाएगा।
अब यहां ज्वाइंट सेशन में हमने क्या करा, हमने इस ज्वाइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा बिठा दिया, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि जब लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होगा तो इन चारों में से मॉनिटर कौन बनेगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन के लिए नोटिस जारी करते हैं तो इन सच केस हम पहला मौका देते हैं स्पीकर को। अगर कोई पूछे हु विल प्रिसाइड द ज्वाइंट सेशन, तो आप क्या बोलेंगे, पहला मौका स्पीकर को, दूसरा मौका डिप्टी स्पीकर को और तीसरा मौका डिप्टी चेयरमैन को दिया जाएगा। यानी कि ज्वाइंट सेशन में चेयरमैन को कभी नहीं बुलाया जाता। तो आपको आर्टिकल 108 में प्रेसिडेंट की ये भी एक पावर पता चली कि प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर अ ज्वाइंट सेशन। क्लियर हुआ, गुड। नेक्स्ट, अब हम अगली पावर पे चलते हैं, ठीक है। मैं रब कर देता हूं ये वाला, ठीक है, ये वाला रब कर देता हूं मैं। अभी हम कौन सी पावर पहुंच चुके हैं, 108, 4 पावर हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति की अगली पावर आर्टिकल 111। अब आर्टिकल 111 क्या है, तो आर्टिकल 111 में इट इज मेंशन अबाउट जब भी कोई बिल लोकसभा से राज्यसभा होते हुए प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा या फिर राज्यसभा से होके लोकसभा से होते हुए प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। भाई दो ही कंडीशन है कि बिल लोकसभा आए तो फिर पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में शुरुआत हुई है तो वहां से पास होने के बाद लोकसभा जाएगा। बिल डायरेक्टली तो प्रेसिडेंट के पास जाता ही नहीं है, दोनों हाउस से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास अब क्या क्या पावर्स हैं उस बिल को लेकर, वो हम आर्टिकल 111 में पढ़ते हैं। पहली पावर, या तो राष्ट्रपति बिल पर साइन कर दे, तो यानी कि बिल बन गया एक्ट। अगर राष्ट्रपति ने बिल पर साइन कर दिए, बिल क्या बन जाएगा, एक्ट, सबसे इजी। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने साइन करने से मना कर दिया, यानी कि अपनी कंसेंट को, अपनी असेंट देने से मना कर दिया, यानी कि विदहोल्ड कर लिया, क्या कर लिया, अपनी परमिशन विदहोल्ड कर ली, तो यह कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या कहलाता है बेटा, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी, यानी इस केस में बिल खत्म हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने विदहोल्ड कर ली अपनी असेंट यानी कि स्वीकृति, परमिशन, तो बिल खत्म, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तीसरी, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बिल तो ठीक है लेकिन बिल में कुछ चेंजेस होने चाहिए, ध्यान रखना, बिल में क्या होने चाहिए, चेंजेस, तो प्रेसिडेंट उस बिल को एक बार सस्पेंड कर सकता है, यानी कि बिल को वो एक बार के लिए रिकंसीडरेशन के लिए, किसके लिए बेटा, मैंने लिख दिया है रिकंसीडरेशन के लिए, वो जो बिल है उस बिल को प्रेसिडेंट वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा या दोनों। यानी कि प्रेसिडेंट किसी बिल पर सस्पेंशन वीटो भी लगा सकता है रिकंसीडरेशन के लिए कि दोबारा विचार कर लो, ये जो बिल आया है इसमें मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो अगर सस्पेंशन वीटो लगा दिया है किसी बिल पर, तो ये सस्पेंशन वीटो रिकंसीडरेशन के लिए लगा है, लेकिन ये सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकता है राष्ट्रपति, केवल एक बार राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस बिल पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे कार्यकाल के दौरान, उस बिल पर एक ही बार सस्पेंशन वीटो लगेगा। अब रिकंसिडरेशन के लिए जब भेजा गया लोकसभा राज्यसभा, अब लोकसभा राज्यसभा की मर्जी कि वो उस बिल पर कोई एक्शन ले या ना ले, चेंजेस करे या ना करें, रिकंसिडरेशन में उसमें कोई बदलाव करे या ना करे। लेकिन अगर अब सेकंड टाइम वो बिल राष्ट्रपति के पास जब आएगा विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने पड़ेंगे। यानी कि नोट करने वाली बात यह है कि सस्पेंशन वीटो के बाद एब्सोल्यूट वीटो नहीं लग सकता। अगर एक बार सस्पेंशन वीटो लग गया है तो सस्पेंशन वीटो के बाद एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगेगा। इज इट क्लियर टू यू? चलिए गुड। तो हमने बोला आर्टिकल 111 में बिल साइन कर दिया, एक्ट बन गया।
मना कर दिया, बिल खत्म हो गया, एब्सोल्यूट वीटो। बिल को सस्पेंड कर दिया, रिकंसिडरेशन के लिए केवल एक बार ही कर सकता है, और बिल जब दोबारा उसके पास आएगा लोकसभा राज्यसभा से रिकंसिडरेशन के बाद, चेंजेस हुए हों या ना हुए हों, साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि सस्पेंशन वीटो के बाद एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगती। और दोबारा सस्पेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला एक ही बार लगता है। अब एक लास्ट आर्टिकल 111 में आखिरी एक और आपको मैं बता दूं कि इसमें और क्या विंडो दी गई है, डी, ठीक है, इसी में ए बी सी डी, ये किसका चल रहा है, आर्टिकल 111 में। तो इसमें डी ऑप्शन में क्या है, पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो क्या है, तो ध्यान रखना, पॉकेट वीटो का मतलब है हमने प्रेसिडेंट को एक विंडो दी है, एक स्कोप दिया है, और ये स्कोप क्या कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर बिल पर साइन नहीं करना चाहता, मना भी नहीं कर सकता, सस्पेंशन वीटो नहीं लगाना चाह रहा है, तो वो उस बिल को इग्नोर कर सकता है। क्या कर सकता है, इग्नोर। इग्नोर करने का मतलब है टेकिंग नो एक्शन। और अगर राष्ट्रपति ऐसे बिहेव करे कि बिल उसके ऑफिस में तो आया है, पर वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं है, यानी कि बिल आया, जेब में रखा और भूल गया, मीन्स व्हेन प्रेसिडेंट वांट्स टू टेक नो एक्शन, तो ऐसे में प्रेसिडेंट कैन यूज इट्स पॉकेट वीटो। और जनरली पॉकेट वीटो का इस्तेमाल तब करते हैं राष्ट्रपति जब उसे पता है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और सरकार चेंज होने वाली है, बिल को जनरली डिले करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो वी हैव गिवन अ स्कोप, अ विंडो टू द प्रेसिडेंट। हमने राष्ट्रपति को एक स्पेस, एक फ्रीडम दिया है कि यहां पर वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये 4 पावर अंडर आर्टिकल 111 आती है प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव पावर चल रही है सारी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट की पावर। और कौन सी पावर चल रही है, लेजिस्लेटिव। देखो लोकसभा राज्यसभा को लेकर की ये सारी पावर चल रही है। यहां तक क्लियर है बेटा, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो राष्ट्रपति की अगली पावर। राष्ट्रपति की अगली पावर में ध्यान रखो, अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 123। अब ये आर्टिकल 123 क्या कहता है समझना। कोई भी बिल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो लोकसभा से होकर के राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से होने के बाद प्रेसिडेंट के पास, या ऐसा मान लो कि पहले राज्यसभा आया, फिर लोकसभा गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया। दोनों ही कंडीशन में बिल पर अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो बिल बन जाता है एक्ट, मैंने आपको अभी बताया। बट एक सिचुएशन है, और वो सिचुएशन ये है कि इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ध्यान देना मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो क्या होगा, और रिक्वायरमेंट आ जाए, एक रिक्वायरमेंट हो कि देयर इज अ नीड टू मेक अ रूल, लॉ, पॉलिसी, व्हाटएवर, इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे में हमने एक स्कोप, हमने एक प्रोविजन रखा है, और वो प्रोविजन ये कहता है कि हम ऐसे में बिल को बाईपास कर सकते हैं बेटा। बिल को क्या करेंगे, बाईपास कर सकते हैं। और बिल को बाईपास करने का मतलब क्या है, बिल अगर सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए और राष्ट्रपति उस पर अगर साइन कर दे, तो ऐसे केस में बिल एक्ट नहीं बनता, बिल बनता है ऑर्डिनेंस। क्या बनेगा बेटा, ऑर्डिनेंस। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई बिल यहां से होकर जा रहा है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति साइन करे तो बिल बनता है एक्ट, यानी कि परमानेंट। लेकिन अगर बिल को डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए और राष्ट्रपति उस पर साइन करे तो बिल एक्ट ना बन के कहलाता है ऑर्डिनेंस। और ये कब होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, जब संसद की बैठक ना चल रही हो और उस समय जरूरत पड़ जाए कोई लॉ बनाने की, ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, अब ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहा जाता है अध्यादेश। क्या कहा जाता है, अध्यादेश। अध्यादेश ये टेम्पररी होता है। क्या होता है बेटा, टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब इसकी लाइफ होती है 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबल, फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबल। यानी कि रीअसेंबल माने क्या हुआ, सेशन फिलहाल नहीं है, सेशन आएगा तो सही, चाहे महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आएगा तो कंफर्म है। तो जब भी सेशन आएगा, रीअसेंबल होगा, उस तारीख से 6 हफ्ते, रीअसेंबल की तारीख से 6 हफ्ते तक ही इसकी लाइफ होती है।
अच्छा, कोई आपसे पूछे, ये तो यूजुअल कॉमन, लेकिन अगर मैक्सिमम कोई लाइफ पूछ ले तो आप लिखेंगे 6 मंथ्स। क्या लिखेंगे? 6 मंथ्स। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? ध्यान देना, किसी भी 2 सेशन के बीच में, किसी भी 2 सेशन के बीच में 3 सेशन होते हैं। ओके, मैं यहां बता देता हूं अलग से। वी हैव पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ओके, तो एक होता है बजट, एक होता है बेटा मॉनसून, और एक होता है आपका विंटर। तो किसी भी 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है वो गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? जो 2 सेशन हैं, ये दोनों या ये दोनों, किसी भी 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है जब पार्लियामेंट नहीं चलती, वो गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कंपलसरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो अगर किसी वजह से सेशन एक महीने में नहीं आया, दोबारा 2 महीने नहीं आया, 3 महीने नहीं आया, 4 महीने नहीं आया, 5 महीने नहीं आया, तो ये तो कन्फर्म है 6 महीने के अंदर आएगा ही आएगा। तो हम जब नॉर्मल डेज की बात करते हैं, नॉर्मल डेज, नॉर्मल वे अगर चल रहा है तो लाइफ 6 वीक्स फ्रॉम द डे ऑफ रीअसेंबल। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में नहीं हो पाया, जैसे कोविड में हुआ था, कोरोना के टाइम पीरियड में मार्च 22 को लॉकडाउन लगा और उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक कोई सेशन पार्लियामेंट का नहीं हुआ, तो सितंबर में, सितंबर के महीने में कंपल्सरीली बुलाना पड़ा। तो ऐसे केस में लाइफ कितनी हो सकती है? 6 मंथ्स। इज इट क्लियर? क्या ये आपको आर्टिकल 123 क्लियर हुआ बेटा? उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई। चलिए लास्ट 1 मिनट और मुझे दे दीजिए और आपकी आज की क्लास फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा। ध्यान देना, हम जो लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे हैं, इस लेजिस्लेटिव पावर में मैंने आपको आर्टिकल 85 बताया, 86 बताया, 87 बताया, आर्टिकल 108 बताया, 111 बताया, 123 बताया। ये तो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं लेजिस्लेटिव। इसके अलावा भी राष्ट्रपति की और भी पावर है लेजिस्लेटिव, जैसे राज्यसभा में 12 एमपीज को नॉमिनेट करना। बोलो हाँ या ना? राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो ये भी एक पावर है लेजिस्लेटिव। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, कमीशन का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब अपनी रिपोर्ट, ध्यान देना मैंने क्या बोला, ये सब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उन रिपोर्टों को पार्लियामेंट में रखता है। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। तो ये भी तो लेजिस्लेटिव पावर हुई। तो इस तरह से छोटी छोटी और भी पावर है राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव, पर मैंने आपको मेजरली ये 6 बताई और 1-2 मैंने आपको एक्स्ट्रा और बताई। ये आपको मिनिमम ध्यान रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में ये सब भी आता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्रेसिडेंट की जो पावर्स करवाई है उसमें लेजिस्लेटिव पावर मैंने कंप्लीट कर दी है। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की आगे की पावर्स पढ़ेंगे, जैसे जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत लेमन भाषा में, इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं और आपका सिलेबस भी टाइमली कवर हो जाएगा। आप हमारे संग जुड़े रहें। ग्राउंड जीरो की टीम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लाती रहेगी, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सब पे। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत बच्चों।